हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों कल की जो केमिस्ट्री की वीडियो दी गई थी आप लोगों को, उसमें आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार और ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स मिले जो काफी ज्यादा उत्साहित करने वाले थे। उसी से प्रेरित होकर आज मुझे ये सेकेंड पार्ट बनाने में बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट चैनल के लिए बनाए रखिएगा और जो वीडियोस आज मैं दे रहा हूं इसे भी उसी तरह से कल की तरह ही अपना सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों आज हम लोग 2019 मैथमेटिक्स में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आज हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको आज हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल्स अबव सर्टेन कंसंट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप मिसल संकेंद्रण से ऊपर है? अब इसके ऑप्शन में एक बार आपको बता देता हूं, इसके ऑप्शन क्या क्या है। सोडियम एथाइल सल्फेट, उसके बाद सोडियम एसीटेट, तीसरा है यूरिया और चौथा है सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि मिसल संकेंद्रण से ऊपर जो है कौन आपका मिसल्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जितने भी सर्फेक्टेंस होते हैं, सर्फेक्टेंस यानी डिटर्जेंट कह सकते हैं। देखो अच्छा, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम लोग डिटर्जेंट को सर्फ क्यों कहते हैं। सर्फ जो है अक्सर लोग सर्फ, सरफ ये सब कहते रहते हैं, निरमा। तो खैर हम लोग कभी इस पे चर्चा नहीं किए कि उसे सर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो डिटर्जेंट होता है वो एक सर्फेक्टेंट होता है, यानी जो आपके कपड़ों की सतह से जाकर वहां मिसल्स फॉर्मेशन करता है और उससे मैल धूल गर्दा जो है उन सबको बाहर निकाल लेता है। तो जो आपका है सेटिल ट्राइमिथाइल, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आपका एक सर्फेक्टेंट है, एक आपका सर्फेक्टेंट है, डिटर्जेंट है। इस कारण यह जो है वो मिसल संकेंद्रण से ऊपर जो है आपका मिसल्स फॉर्मेशन करता है और ये जो है फिर आपका ये क्लींजिंग एक्शन के लिए जाना जाता है और वहां से आपका जो कपड़ों में धूल गर्दा है या जो मैल है उनको बाहर निकाल लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी तरह के डिटर्जेंट होते हैं वो सब इस क्वेश्चन पे लग सकते हैं। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसीटेट pKa ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 4.74 दिया हुआ है। अच्छा, 0.05 कैल्शियम एसीटेट का pH है, एसिटिक एसिड का pKa जो है वो आपका 4.74 जो है वो दिया हुआ है। तो आप इसको पहले ऐसे समझिए कि पहले कैल्शियम एसीटेट का जो हम लोग है वो फार्मूला लिख लेते हैं, CH3 COO कट ट्वाइस और Ca। ये आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहां से बनाता क्या है, Ca+2 और CH3 COO नेगेटिव। इसका दिया हुआ है 0.005। यहां दो सब्सटेंस बने तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 0.005, यानी ये ले देकर आपका हो जाएगा 0.01 मोलर। ओके, ये आपका समझ में आया। कंसंट्रेशन कितना निकल गया, 0.01 मोलर। अब आपका पीएच जो होता है
-1/2 फिर log प्लस पहले log KW फिर log KA और माइनस log C होता है। ठीक है, log C होता है। अभी क्या करना है, इसको -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह की कमी है। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं तो पीछे जाकर इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये हो जाएगा हम लोग का pH इक्वल टू -1/2 log KW -1/2 log K प्लस 1/2 log C। अब ये K के टर्म में है, इसको हम लोग बदल लेते हैं PHK में, क्योंकि हमारे पास जो दिया हुआ है वो इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, जब इसको चेंज करेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये आपका ये तो प्लस है ही, log C। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई है। अब इसको मैं ऊपर समझा रहा हूं यहां पर। देखिएगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और log PKW ये होता है वैल्यू 14। ठीक है, अब यहाँ KA क्या है, KA ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एसिड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से, KA की वैल्यू जितना कम होगी वो जो आपका एसिड है वो उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे pH होता है ना, pH, उसी तरीके से pKa भी चलता है ना, log के साथ KA जो है वो pH के जैसा ही इसमें प्रारूप देता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये KA जो है वो किसी एसिड का ये बताता है कि उसका कंसंट्रेशन या उसका स्ट्रेंथ कैसा है, जितना कम रहेगा उतना बेहतर। ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट समथिंग दिया है, तो आप जानते ही हैं कि एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो और वाटर है, वाटर जो है उसका 1/2 कर देंगे तो 7 आ ही जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। फिर 1/2 और log यहाँ PK है ना, PK, और यहाँ तो log C ही रहने दीजिए, और ये हो गया आपका 4.74 और 1/2 log C। देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था 0.01 ना, उसका कंसंट्रेशन क्या आया था जब वो आयंस में ब्रेक कर गया था, तो 0.01। तो इसको 0.01 को 10⁻² लिख सकते हैं, वो -2 आगे आ जाएगा, -2 आगे आ गया। ठीक है, तो ये आपका इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करना है, देखो यहां से आएगा 7, यहां से आ गया 2.37 और यहां से आ गया 1, तो ये हो जाएगा 8.37 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो कैल्शियम एसिटेट का pH कितना आ जाएगा, 8.37। ओके, क्लियर है, समझ लीजिएगा। पहले इसको इसके आयंस में तोड़ दिए, आयंस में तोड़ देंगे तो अभी इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो 0.05 होगा, लेकिन जब ये आयंस में दो चीजें बनाएंगी तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो 2 × 0.01 हो जाएगा। मतलब कैल्शियम एसिटेट जब आयनिक फॉर्म में आएगा तो उसका कंसंट्रेशन 0.01 हो जाएगा। फिर हम लोगों के पास ये वैल्यू, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रखें, ये log KA के फॉर्म में है। जब उसको PKA और PKW में करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। तो देखो भैया, डायमंड यूनिट सेल जो है वो FCC लैटिस है।
यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो इसमें 3 चीज जो है वो हेल्प करेंगे, एक कॉर्नर, एक आपका एक कॉर्नर हो गया, एक फेस हो गया, एक टेट्राहेड्रल वाइड्स हो गया। तो एक सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, इसका आंसर तो आप एक तरीके से रट भी सकते हैं कि 8 आएगा। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, और अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे 8 होते हैं, मतलब 1 हो गया। फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेसेस, 6 फेस होते हैं, और सामने सामने वाला फेस मिलकर, जैसे अगर हम कह रहे लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो 2 लेंथ वाला फेस होगा, 2 विड्थ वाला होगा, 2 हाइट वाला, यानी यहां से 3 आ जाएगा। और एक और बचा है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल वाइड्स। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड्स का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं क्यूबाइड की या क्यूब की, तो जैसे आपका स्क्वायर होता है तो उसमें डायगोनल्स होते हैं, इसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो ठीक है, और इसमें वाइड्स जो हैं वो 8 हो जाएंगे, और 2 एंड मिलकर एक वाइड्स बनाते हैं, तो यहां से 4 आएगा, 4 3 7 और 1 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रख सकते हैं, या तो आप ये सबसे अलग तरह का क्वेश्चन है डायमंड वाला, आप इसको फटाफट याद कर लें कि 8 ही होगा, या तो फिर आपका ये चीज समझ आ देगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3 is 2.8 into 10 power minus 72. What is the solubility of AS2S3 मोल पर लीटर में? ओके, AS2S3 का घुलनशीलता उत्पाद 2.8 × 10⁻⁻72 है। AS2S3 की घुलनशीलता मोल प्रति लीटर में क्या है? तो सबसे पहले ये देख लो, AS2S3 ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2AS + 3 और 3S की पावर -2। ठीक है, ये बना लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग इसको सपोज करते हैं कि ये S है, ये 2S है और ये 3S है। ठीक है, ये ऐसा है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू हो जाएगा, KSP इक्वल टू क्या होगा, 2S का स्क्वायर इंटू 2S का स्क्वायर इंटू 3S का क्यूब, जो होगा यहाँ पर, और जो आगे है उसका प्रोडक्ट, अरे पावर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4S², और यहां से क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108S की पावर 5 आ जाएगा, और ये कितना दे रखा है, 2.8 इंटू 10⁻⁻72। ओके, तो यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ गई 2.8 इंटू 10⁻⁻72 अपॉन में 108, और ये जाएगा देखिए ये 5 ऐसा जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻⁴
15 मोल पर लीटर के आसपास। ठीक है, अब स्क्वायर रूट रहता, क्यूबिक रूट रहता तो मैं सॉल्व करता, लेकिन √5 है, इसको आप अपने से करिएगा, सॉल्व करने पर आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has maximum coagulation power with ferric hydroxide sol? निम्नलिखित में से किसके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड घोल के साथ सर्वाधिक जमावट शक्ति है? तो देखो भाई, जो फेरिक सबसे पहले हार्डी सुलजे रूल के हिसाब से, ठीक है, हार्डी सुलजे रूल के हिसाब से जिस इन सब में से जिस कंपाउंड के पास ज्यादा आयंस होंगे, जिनके पास मतलब आयंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, वो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड घोल के साथ जो है वो मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर दिखाएंगे। तो आप जानते हैं क्रायोलाइट है, ये K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये K3FeCN6 है, ये K4FeCN6 है। इन सबको जब आप तोड़ोगे, इन सबको जब आप ब्रेक करेंगे तो सबसे अधिक आयंस जो रहेगा वो ये दिखाएगा ना, जो सबसे अधिक आयन होगा वो इसके पास होगा K⁻+4। इस वजह से ये वाला जो है आपका मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर दिखाएगा। जितना ज्यादा आयंस बनाएगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कोएगुलेशन बनाने में, किसके साथ? फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो K4FeCN6 जो होगा वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि जब इसे तोड़ेंगे तो यहाँ सबसे अधिक आयन आएगा, उससे कम, और क्रायोलाइट में तो सबसे कम आएगा। ओके, तो सबसे अधिक जमावट शक्ति किसके साथ हो गया? K4FeCN6 के साथ, फिर K3FeCN6 के साथ, फिर K2Cr2O7 के साथ, और फिर क्रायोलाइट के साथ। ओके, क्लियर है? चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय उत्प्रेरक के लिए एक उदाहरण है? तो देखो, सजातीय उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में आपका रिएक्टेंट हो, आपका कैटलिस्ट भी उसी फॉर्म में हो, यानी अभिकारक जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आपका जो उत्प्रेरक है वो भी उसी अवस्था में रहे। तो इसका जो सलूशन होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। कैसे? देखिए, सुक्रोज इक्वल्स डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट है तो जाहिर सी बात है एक्वस मीडियम में होगा, तो दोनों एक्वस हुए। ये बनाता क्या है? ग्लूकोज एक्वस और फिर फ्रक्टोज, ये भी एक्वस। तो सभी के सभी एक ही स्टेट में है, तो ये एक सजातीय उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट स्कॉटी डिफेक्ट? तो देखो, सबसे पहले तो स्कॉटकी डिफेक्ट में ये देखा जाता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट अक्सर जो है वो आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है और साथ ही साथ ऐसे आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो ज्यादा हो, और जो पॉजिटिव और निगेटिव एटम हो, पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो, लगभग सिमिलर साइज के हो। ठीक है, लगभग सिमिलर साइज के हो। तो यहां पर KCl जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएगा, और कुछ अन्य जो है उसका भी नाम आप लिख लीजिए। NaCl हो गया, एक KCl हो गया, एक आपका हो गया KBr हो गया, और जो है आपका KCl हो गया, NaCl हो गया, और क्या हो सकता है? CSCl एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे हैं जो ये सब भी आपका स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं। एक जो NaBr है, NaBr वो आपका स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है।
तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी उन चारों को लिखा हूं जो स्कॉटकी आपका इफेक्ट शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। निम्न में से किसका यौगिक सुगर के प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। अब आपके ऑप्शन जो है वो तो मैं यहाँ लिखा नहीं हूं, पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन होगा Mg। क्यों? क्योंकि Mg जो है इसका जो यौगिक है वो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम बनाने में मदद करता है, और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल की सहायता से हो नहीं सकता। क्लियर है? तो Mg का जो ऑक्साइड ये कंपाउंड होगा, Mg एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा वो फोटोसिंथेसिस में एक सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम बनाने में मदद करता है। और क्लोरोफिल तो आप जान ही रहे हैं सब कुछ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जमीन से खनिज लवण एवं जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से शुगर का निर्माण होता है, यानी मंड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। तो वहां पर Mg जो होगा एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज। पॉलीथीन के उत्पादन में प्रयुक्त जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत फेमस कैटलिस्ट है जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, जो कि जिसका फॉर्मूला है TiCl3। इसका उपयोग पॉलीथीन के उत्पादन में किया जाता है। तो याद रखिएगा TiCl3 जो है वो आपका जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट का जो है फॉर्मूला है। अब आज आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन आसान सा है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं बल्कि जिन्हें आएगा वो बिना शर्माए हुए देंगे। ये नहीं कि अकेले हमारे दे देने से क्या होगा, भाई जरूरी है, आपको देना पड़ेगा। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? आपके लिए ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। ठीक है, तो आपका आंसर नहीं देना ये समझ में आएगा कि आपको ये चीज नहीं आ रही थी, तो ये चीज मत होने दीजिएगा अपने साथ, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग का ये पार्ट 2 जो आपका BHU एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री में, आज उसका पार्ट 2 है। ये 10-10 क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 5 तक होगी। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला शुरू होगा वो बायो के सेक्शन का शुरू होगा। पर भाई एक बात समझ लो कि ऐसा नहीं है कि जो मैथमेटिक्स में पूछा जा रहा है वो बायो में नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए कहीं कोई प्रोसेस नहीं है, संविधान में कोई रूल नहीं है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पर पूछे गए हैं, समझ रहे हैं। तो भाई मेरा तो यही है कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़िए, आप बायो और मैथ के चक्कर में मत पढ़िए। अभी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो बायो में भी आता है और आपका मैथमेटिक्स ग्रुप में भी आता है, तो आप सब पढ़ते रहिए। फिजिक्स की वीडियो आपको ऑलरेडी दे दी गई है, केमिस्ट्री क्या है दूसरी पार्ट है। मैं आपको बराबर इस वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और आपका एग्जाम के पहले तक मैं लगभग पूरा कोशिश तो करूंगा कि पूरा हो जाए, नहीं तो इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।